हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के साथ हमने क्या देखा था, कुछ टर्म्स देखी थी रिलेटेड टू कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब देखा था हमने। ठीक है जी। तो आज एक बार हम उनको दोबारा से देख लेते हैं, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। आज का हमारा एक्चुअली जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है जी। हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है जी, दिखते कैसे हैं, कहने का मतलब, इसके अलावा किस तरह से उनमें कंडक्टेंस चलती है या होती है। ठीक है जी। इसके अलावा उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, उनकी कंडक्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास देखिए, यहां मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने क्या लिख रखा है, तो मैंने लिख रखा है क्वांटिटी, देन फॉर्मूला, ठीक है जी, एंड देन मैंने लिखा है यूनिट। ठीक है। तो आइए एक एक करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये लास्ट लेक्चर का ये। तो पहले हमारे पास क्वांटिटी जी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है जी। और फॉर्मूला होता था 1/r, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और डेफिनेशन क्या होती थी, इज इन द फ्लो ऑफ करंट, इज इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ये हुआ था। अच्छा, यूनिट क्या होती थी, या तो साइमन या मोहो या फिर ओम इनवर्स होती थी। ठीक है जी। इसके अलावा रो, दैट इज रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला होता था R इंटू A/L। ठीक है जी। और यूनिट क्या हो जाती थी, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर हो जाती थी। इसके अलावा तीसरा हमारे पास था कप्पा। ठीक है जी। और कप्पा के लिए जो था फॉर्मूला वो था 1/ρ, दैट इज G इंटू L/A, और यूनिट हो जाती थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको याद होगा क्या होता था, रेजिस्टेंस इज, इनमें से एक को मिटा लेते हैं और रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। ये लीजिए, मैं रेजिस्टेंस और लिख देता हूं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर R इज इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। ठीक है जी। एंड यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, सभी को पता है, ओम। ठीक है जी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, सभी को पता है ये बात। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, चलिए अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, व्हेन करंट मूव्स या फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, देन दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। समझिए इस बात को। मान लीजिए आपके पास कोई वायर है मेटल का। ठीक है जी। आप क्या करेंगे, उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और सर्किट कंप्लीट कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है जी। करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट उसमें से फ्लो कर रहा है वायर के अंदर से, तो वायर किस चीज का बना हुआ है, मेटल का। ठीक है जी। वायर किसका बना है, मेटल का। तो इसलिए उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूशन कंटेनिंग आयंस, ठीक है जी, उसके अंदर से अगर करंट पास करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। ठीक है जी। यही मैंने लिखा है। अच्छा, इसके बाद इन टर्म्स को देख लेते हैं कि ये टर्म्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की रेस्पेक्ट में क्या रहती हैं। तो G कंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, कप्पा कंडक्टिविटी, ये सेम ही है जैसा हमने लास्ट में पढ़ाया था। ठीक है जी। अच्छा, इनकी फोटो कैसी होती है, इनकी शक्ल कैसी दिखती है, तो देखिए इस तरह की दिखती है। तो यहां पे हमारा भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। सिमिलरली अगर इस टाइप से बनाया हो, एक तो ये टाइप होता है, एक ये टाइप होता है, इसमें भी क्या होता है, यहां पे भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। या इसको भी यहीं से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी। यही है इलेक्ट्रोलाइट। ओके। अच्छा, ये बैटरी लगी हुई है, सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये दो क्या है, ये है इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स। और किस चीज की इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनम की। ठीक है जी। प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं, ध्यान रखना है आपको, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं। यहां एक ये और एक ये दोनों भी क्या है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है जी। और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में देखिए, ध्यान दीजिए क्या है, तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। जब ऊपर से करंट आएगा तो देखिए करंट आएगा, यहां से आएगा, एंड देन आयंस यहां से यहां मूव करेंगे, एंड करंट सर्किट कंप्लीट। ठीक है जी। करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा, ठीक है जी, यहां से आएगा, एंड यहां से यहां आएगा, और यहां से मूव करते हुए यहां जाएगा, एंड देन वापस, एंड लाइक दिस। ठीक है। यानी कि क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट फ्लो करेगा हमारे पास। ठीक है जी। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट अगर फ्लो करेगा तो करंट को कोई ना कोई ले जाने वाला भी चाहिए। ठीक है जी। करंट को कोई ना कोई ले जाने वाला भी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। उसको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। तो जैसे हमारा वायर होता है, उसके अंदर करंट को कौन लेके जाता है, हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है जी, चार्ज जब फ्लो होगा तभी तो करंट माना जाएगा। और वायर में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं और हम मानते हैं कि करंट उससे रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है जी, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो यहां पे चार्ज कैरियर क्या होते हैं? चार्ज कैरियर क्या होते हैं हमारे पास? तो हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं आयंस। तो इस करंट को यहां से यहां लेके कौन जाता है? तो आयंस लेके जाते हैं। ठीक है जी, आयंस की मूवमेंट होती है। तो चार्ज कैरियर क्या होते हैं? यहां पे आयंस होते हैं। ठीक है जी, अब देखिए एक बात और हमने यहां पे देखा था, यहां पे जो रेजिस्टिविटी या जो कंडक्टिविटी काप्पा का फॉर्मूला होता था वो होता था काप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता था हमारे पास, और हम कहते थे L इज द लेंथ ऑफ द वायर, A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। बट यहां पे तो हमारे पास वायर है ही नहीं, यहां पे तो करंट वायर के थ्रू फ्लो ही नहीं कर रहा, तो हम क्या L और क्या A लेंगे? ठीक है जी, क्या L और क्या A लेंगे? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आपको L लेना है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एंड ए क्या लेना है? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सेम। ठीक है जी, यानी कि एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एंड ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इतना हमने देख लिया। देखिए ये कुछ फॉर्मूलाज थे, ये हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स का डायग्राम, जिसमें हमने बताया कि चार्ज कैरियर कौन होते हैं? आयंस होते हैं, जिसमें आयंस चार्ज कैरी करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की डेफिनेशन देखी हमने। ठीक है जी, और इसके बाद क्या देखा कि टर्म्स को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और एल और ए क्या होता है। ठीक है जी, तो सेल कांस्टेंट अगर निकालना हो यानी कि L बाय ए, तो L शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड A शुड बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी, तो इतना देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। चलिए आगे चलने से पहले एक बार कंडक्टिविटी को देख लेते हैं। ठीक है जी, कंडक्टिविटी क्या होती है किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी काप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। ठीक है जी, तो अगर हमें कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है तो किसी भी चीज को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? दिस इज इक्वल टू दिस व्हेन दिस एंड दिस आर यूनिटी, व्हेन दिस इज यूनिटी एंड ऑल्सो दिस इज यूनिटी। ओके, अगर ये दोनों यूनिटी हो जाएं तो कंडक्टिविटी क्या? कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, तो कंडक्टिविटी काप्पा, मैं लिखता हूं कंडक्टिविटी is the conductance of a solution having what? length क्या? यानी कि length of 1 centimeter and एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी, एक ये इलेक्ट्रोड है और सर्किट बना हुआ है हमारे पास ऊपर की तरफ हमारे पास क्या बना हुआ है? सर्किट। और ये क्या है? इसके अंदर क्या भरा हुआ है हमारे पास? सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब हम ये कहते हैं लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। और मानिए कि ये क्या है? ये राउंड है, सर्कुलर है ये। ठीक है जी, ये राउंड है एंड ये भी राउंड है। ठीक है जी, अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि लेंथ, दैट इज दिस इज द लेंथ बिटवीन देम। ओके, इट इज द लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज दिस। ओके, यानी कि ये अगर इसको मैं रिजल्टेंट निकालूं तो क्या ये कुछ ऐसा बनेगा? देखिए ध्यान दीजिए, एक सिलेंडर की तरह कुछ बन रहा है, ये देखिए। ठीक है जी, और इस सिलेंडर का अगर एरिया हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी हो जाए? 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या कह देते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी वो किसके इक्वल आ जाएगी? कंडक्टेंस के।
अब इस सिलेंडर को जिसके अंदर सॉल्यूशन है इसको समझिए, ठीक है जी। ये एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर है, असल में सिलेंडर नहीं है, हाइपोथेटिकल हमने सिलेंडर बनाया है। तो इसके इस सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिट होगी वो ध्यान दीजिए कितनी है। तो वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास है एरिया और 1 सेंटीमीटर है लेंथ। हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, तो वॉल्यूम निकालने का हमारे पास तरीका होता है एरिया इनटू लेंथ, ठीक है जी। दैट इज हमने पढ़ा होगा ना कि सिलेंडर के लिए होता है पाई आर स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इनटू एच, एंड पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम फॉर अ सिलेंडर, ठीक है जी। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में के लिए मैं क्या करूं, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, एंड एरिया इज इक्वल टू 1 एंड लेंथ इज इक्वल टू 1, देन वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट ओके? तो यानी कि इसके अलावा मैं कंडक्टिविटी को क्या कह सकता हूं कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान दीजिए, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा यहां पे लिख देता हूं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। तो इतना हमने देख लिया 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होती है, या हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है जिसका क्या हो, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है जी। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अच्छा, इसके अलावा 1 ml क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको ml की बजाय पहले सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 ml भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 ml मीन्स द सेम थिंग, तो ये दोनों भी लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml की जो भी क्या होती है कंडक्टेंस, उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है जी। तो इतना देख लीजिए और चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है जी। कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को या कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है जी। तो मेनली जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2, ठीक है जी। बट बुक में हमें फैक्टर दिए हुए हैं 4 से 5, ठीक है जी। हम देखेंगे कि कैसे ये 2 फैक्टर ही उन 4 से 5 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला फैक्टर जो हमारे पास होता है वो होता है नंबर ऑफ आयंस, ठीक है जी, नंबर ऑफ आयंस। अच्छा, इसके अलावा दूसरा हमारे पास होता है मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं। नंबर ऑफ आयंस आप सभी समझते हैं। मोबिलिटी ऑफ आयंस का मतलब क्या है कि आयंस की स्पीड, ठीक है जी, आयंस की स्पीड ज्यादा कब होगी, ठीक है जी। आयंस की स्पीड कि कितने ज्यादा मूव कर पा रहे हैं, कितना फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, कितने ज्यादा तेज मूव कर पा रहे हैं, ठीक है जी। जितने ज्यादा मूव करेंगे, जितने ज्यादा तेज मूव करेंगे, उतना करंट ज्यादा। अच्छा, अब देखते हैं कि बुक में कुछ फैक्टर्स हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है जी, और उन फैक्टर्स को हम इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो बुक में कुछ 5 फैक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं और ये 5 मैंने आपके लिए लिख दिए हैं पहले से ही, ठीक है जी। तो ये 5 फैक्टर्स को हम एक एक करके इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पे समझते हैं, ठीक है जी। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी कुछ और होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कुछ और होगी। अच्छा देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो ज्यादा डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो 100% के आसपास डिसोसिएट होते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं जो, ठीक है जी, 100% टूट जाते हैं जो। अच्छा एक बार बताइए, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो ज्यादा आयंस में टूटता है, ठीक है जी, जो ज्यादा टूटता है, तो इसका मतलब उसके आयंस ज्यादा बनेंगे, यानी उसका नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी अपने आप ही ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो कंडक्टिविटी अपने आप ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ये बात तो आप मान ही लेंगे। अच्छा इसके बाद क्या होता है दूसरा फैक्टर,
अच्छा, अगर कोई इससे पहले अगर कोई वीक है इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होगा, उसके कम टूटेंगे आयंस, और कम टूटेंगे तो अपने आप ही नंबर ऑफ आयंस कम होगा, और नंबर ऑफ आयंस कम होगा तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। ठीक है जी। तो साइज ऑफ आयन से क्या फर्क पड़ेगा, समझिए। साइज ऑफ आयन से अगर आयन बड़ा हुआ, ठीक है जी, अगर आयन बड़ा हुआ और मोटा हुआ काफी तो वो धीरे मूव करेगा। ठीक है जी, तो वो धीरे मूव करेगा, और अगर आयन छोटा होता है तो वो बहुत तेज मूव करेगा। तो अगर किसी का साइज ऑफ आयन ज्यादा है तो यानी कि उसकी क्या कम होगी, मोबिलिटी, स्पीड कम होगी, धीरे धीरे मूव करेगा, और धीरे धीरे मूव करेगा तो क्या अपने आप ही कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है जी। अच्छा, तो यानी कि पहले यहां लिख देता हूं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज ज्यादा तो क्या कंडक्टिविटी कम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा 1/kappa। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम। तीसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट ऐसा है जो आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी, अपनी तरफ पकड़ के बैठा लेता है, तो क्या होगा, बेचारे धीरे मूव करेंगे, और धीरे मूव करेंगे तो अपने आप ही क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। अच्छा, इसके अलावा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज्यादा है यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, तो क्या जो आयंस हैं उनको मूव करने में क्या होगा, आसानी होगी या प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या विस्कोसिटी ज्यादा है, वो बार बार सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से टकराएंगे मूव करते टाइम, और टकराएंगे तो उनकी स्पीड कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्वेंट कैसा है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो भी डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है जी, अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो भी डिफरेंस पड़ेगा, एंड विस्कोसिटी का भी क्या पड़ेगा, विस्कोसिटी का भी डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मान लीजिए कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस पर ml क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा, और ज्यादा हुए तो क्या कंडक्टिविटी ज्यादा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kappa। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा तो मूवमेंट ऑफ आयंस क्या फास्ट होगी, और फास्ट होगी तो मोबिलिटी ज्यादा, यानी कि kappa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हमारे पास फैक्टर्स थे जो हमने इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।